हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप आपके घर वालों के साथ सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और इसी आशा के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज लर्नर पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 से लेसन 4 एयर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि है लेसन 4 एयर। एयर यानी कि हवा, वायु। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में और जानेंगे इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं जैसा कि जो हमारी अर्थ है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अ लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये डेफिनेशन हमने सुनी ही होगी कि हमारी पृथ्वी के को चारों ओर से एक वायु का आवरण घेरे हुए है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑल द लिविंग बीइंग्स, हम सभी लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सभी अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल दे डिपेंड ऑन दिस एटमॉस्फेयर। हम वायुमंडल पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि एज इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, क्योंकि ये हमें क्या करता है, हमें एयर प्रदान करता है जिसके थ्रू हम सांस ले पाते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। यस, हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज के बुरे प्रभाव से हमें ये बचाता भी है। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर। और ये साथ ही करता क्या है, इट ऑल्सो हैज मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। साथ ही साथ वायुमंडल के वजह से ही जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो लिविंग बींग्स के लिए क्या है, लिवेबल है, कंडीशंस क्रिएट करता है। कैसे, उसके लिए हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को। यानी कि हम बात करने वाले हैं एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, यानी कि जो मेन फैक्टर्स हैं एयर के अंदर, यानी कि वायु किन किन चीजों से या किन चीजों का मिश्रण है, कौन से वो तत्व हैं जो इसके अंदर हैं, तो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जानेंगे। तो जो एयर है, एयर वी ब्रीथ, इसके अंदर टू मेन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हैं दो इंपॉर्टेंट गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि फिगर 4.1 में आप देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में है, 78%, एंड ऑक्सीजन जो कि है 21%। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और सबसे ज्यादा भाग भी इन्हीं का है एटमॉस्फेयर में। अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ऑल अदर गैसेस लाइक हीलियम है, नियोन है, तो ये सारी ओजोन है, ये गैसेस भी है, प्रेजेंट है ये एटमॉस्फेयर में, पर इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, अमाउंट बहुत ही कम है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.93%, ऑल अदर गैसेस 0.04%। यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। आपने सुना होगा CO2 भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे लिए। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है डू यू नो बॉक्स में। चलते हैं इसकी तरफ और जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जानी जाती है, इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। तो होता ये है कि सूर्य से जो पृथ्वी पर ताप रिसीव किया जाता है, जो हीट रिसीव करती है अर्थ सूर्य की ताप से या हीट से, तो उससे होता ये है कि हमारे यहाँ जो अर्थ पर जो वायु है, हवा है, वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, जिसके कारण वो उठती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, भारी गैसेस है, ये हैवी गैसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसको ट्रैप करने के काम आती है। तो अर्थ से इन
इस तरह की हीट को, अर्थ हीट को ट्रैप करती है और रेडिएट नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है ताकि जो ये कंडीशंस हैं हमारे लिए लिवेबल कंडीशन बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। ऐसा नहीं होता अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप ना करे अर्थ हीट को, तो इससे क्या होगा, ऐसा ना करे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी और ये एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हम यहाँ बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसका एक दूसरे हार्मफुल इफेक्ट भी है, उसे हम देख लेंगे। तो व्हेन इट्स लेवल इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, लेकिन अगर इसकी एक्सेसिव हो जाए, यानी कि ये वायुमंडल में ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर आ जाती है ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट, तो ये क्या होता है, हीट रिटेन इंक्रीजेस। तो यही जो ताप है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसका कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसमें एडिशनल या एक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, उसके कारण जो कोल्डेस्ट पार्ट है वहां पर स्नो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और फ्लड की कंडीशंस बढ़ती हैं, क्योंकि सी लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज एंड मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑल्सो, लीडिंग टू अ एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त भी हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल भी है, साथ ही साथ अधिक हो जाए तो हार्मफुल भी है। ये हमने पढ़ लिया है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है भी गैसेस के बारे में। तो क्या हवा में सिर्फ गैसेस ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, tiny dust particles and water vapor are also present in the air। हवा में सिर्फ गैसेस नहीं है बल्कि वाटर वेपर भी है और नन्हे नन्हे धूल के कण भी हैं, यानी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हमारे यहाँ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर में। तो N2 नाइट्रोजन डायरेक्टली from the air. Bacteria that live in the soil, roots of some plants take up nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। तो नाइट्रोजन का रोल क्या है हमारे पास, तो नाइट्रोजन को हम इनहेल करते हैं पर हम एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है ये, वो इनहेल करते हैं और इसके लिए अपने जो फूड प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं वो उसमें इसका बहुत यूज करते हैं। साथ ही जो बैक्टीरिया हैं वो क्या काम कर लेते हैं नाइट्रोजन से, दे लिव इन द सॉइल, जो सॉइल में रहते हैं, एंड टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इन फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट, और प्लांट्स की हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। आगे हम बात करेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के बारे में। O2 सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम दोनों ही, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर as they breathe। green plants produce oxygen during the photosynthesis। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो श्वास के थ्रू इस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं जबकि ब्रीथ करते हैं, और जबकि जो ग्रीन प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो in this way oxygen content in the air remains constant। इस तरह से क्या होता है, एक आइडियल रेशियो बना हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूएंट का, इस गैस का हवा के अंदर, ताकि इफ वी कट ट्रीज, इसलिए कहते हैं कि अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, ये जो बैलेंस बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को क्रिएट करने के लिए कौन है हमारे पास, प्लांट्स यानी ट्रीज, बल्कि हम दोनों तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए। बात करते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 अनदर इम्पोर्टेंट गैस, और ये भारी गैसेस भी हैं, हैवी गैसेस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यस, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस उन्हें कहाँ से मिलती है, दीज आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल्स
एंड इस तरह से क्या होता है, इसका जो बैलेंस है वो बना रहता है, परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट, कभी कभी ये बैलेंस अपसेट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है वायु में, किसके थ्रू, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल और ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर ईच ईयर। इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्सेसिव CO2 के कारण बहुत क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस भी क्रिएट होती हैं। चलते हैं अपने डू यू नो बॉक्स की तरफ। क्या दिया हुआ है इसमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कि जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या होती है, इट एक्सपेंड्स, बिकम लाइटर, और हल्की हो जाती है, एंड गोज अप। कोल्ड एयर इज डेंसर, कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। कोल्ड एयर जो होती है वो कैसी होती है, ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill in the gap. This is how the air circulation takes place. तो इस तरह से एयर सर्कुलेशन बना हुआ है कि गर्म हवा उठ जाती है, ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। इस तरह से एयर का सर्कुलेशन बना हुआ है पृथ्वी पर। हम बात करेंगे आगे, तो आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, क्योंकि वायुमंडल जो है लगभग पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है, और इसके लेकिन ये कई लेयर्स में बटा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट कौन सी लेयर्स हैं हमारे पास, 5 लेयर्स हैं, जो कि अर्थ सरफेस से लेकर, और हम इसको सीरियली अगर देखें तो फ्रॉम द सरफेस वी हैव 5 लेयर्स। द नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, जो कि है शोभ मंडल। शोभ मंडल, फिर आता है हमारे पास जस्ट अबव नेक्स्ट लेवल लेयर, वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। नेक्स्ट आता है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। इसके अबव आता है थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर भी कहते हैं इसे, आयन मंडल। और इसके बाद लास्ट 5 आता है हमारे पास एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के सरफेस से निकट है, यानी कि अर्थ की सरफेस से ये काफी निकट है, काफी पास है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो यहाँ दी हुई है 13 किलोमीटर, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर ले लीजिए, अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर तक की एरिया में जो हाइट में है ये वायुमंडल, ये जो ये वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर वो विद्यमान है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, यहाँ पर जो हम सांस ले रहे हैं वो हम इसी मंडल में लेते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में मौसम की सारी जो हलचलें होती हैं मौसम की, जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे रेनफॉल है, फॉग है, प्रेसिपिटेशन है, हेलस्टॉर्म है, वो सभी यहीं पर होती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले, और यहाँ पर क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में, एक चीज और जान लीजिए, जो जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान नीचे गिरता है। तो इससे क्या, यहाँ पर हम देखें इस मंडल में तो पर 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है, और ये यहाँ से महसूस आप इसी मंडल में करना शुरू कर देते हैं। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेयर के बारे में, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, वो है स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। अब जो ट्रोपोस्फेयर है वो उसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में बात करें तो अबाउट 50 किलोमीटर है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस लेयर के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह की मौसमी हलचल नहीं होती है। तो जैसे रेनफॉल वगैरह ये सारी चीजें मौसमी हलचल नहीं होती, इसीलिए दिस लेयर इज आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो जो हवाई चालक होते हैं वो क्या करते हैं, जेट उड़ाने के लिए, हवाई जेट वगैरह उड़ान के लिए ये बहुत ही पसंद करते हैं इस लेयर के अंदर उड़ाना, क्योंकि ये यहाँ पर कोई मौसमी हलचल नहीं होती है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, कौन सी लेयर मौजूद है, वो है ओजोन गैस, अ लेयर ऑफ ओजोन गैस।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, ओजोन गैस O2। ओजोन गैस क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन के अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज और नोटिस करेंगे कि इस मंडल के अंदर अगर आप प्रति 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां तक तो क्या होता है कि वहां तक ज्यादा टेम्परेचर जो होता है, इसके बाद जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। और क्यों? क्योंकि ओजोन गैस के कारण, ओजोन गैस की जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक CO2 है, तो ये क्या होती हैं, भारी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है। और हम बात करेंगे थर्ड लेयर के बारे में, वो है हमारा मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल। इसके अंदर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पास कि ये, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। इट्स एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अंतरिक्ष से आने वाले जो मेटेरॉइड्स हैं वो इसी लेयर में इसे टकराकर क्या हो जाते हैं, यहीं पर ही टकरा जाते हैं और वो अपना यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। और हम बात करेंगे तो इस मध्य मंडल में ही क्या होता है, तापमान तेजी से गिरना शुरू होता है और लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ लेयर के बारे में, जो कि है हमारे पास थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर जो है, जिसे हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। और इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की क्या होती है, अधिकता रहती है। और इसकी जो हाइट है उसके बारे में बात करें तो ये होता है लगभग, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। और हम देखें यहाँ पर तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर में हम ले लेंगे कि दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक। ये रेडियो की जो तरंगें होती हैं उनको परावर्तित करती है और इसके थ्रू ये क्या होता है, दिस लेयर इज आइडियल फॉर कम्युनिकेशन। और इस तरह से कम्युनिकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए लेयर। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्थ लेयर के बारे में, जो कि है एक्सोस्फीयर। तो ये आपकी थी क्या, इससे पहले थर्मोस्फीयर, और यहाँ हमने देखा था ना रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करती है, रेडियो वेव्स को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्फीयर की बात करेंगे, बाह्य मंडल। तो ये जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इट इज नोन एज एक्सोस्फीयर। और ये काफी पतली होती है, इट्स वेरी थिन एयर इन दिस लेयर एंड लाइट गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। यहाँ पर भारी गैसेस नहीं मिलेंगी, लाइट गैसेस लाइक N2, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है। यहाँ पर इसकी कई लेयर्स भी देखने को मिल जाती हैं। फ्लोट इनटू दिस स्पेस फ्रॉम हियर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि यहाँ पर क्या होता है, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा रहती हैं। और यहाँ पर होता यह है कि अगर आप ये जो वायुमंडल है वो होता है, इट एक्सटेंड्स अप टू द 750 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और प्रति 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वायुमंडल जो है वो लगभग खत्म ही हो जाता है। और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे तो लगभग हम जो वायुमंडल है वो किस में विलीन हो जाता है, किसके साथ मर्ज हो जाता है, अंतरिक्ष के साथ यानी स्पेस के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 के बारे में जानेंगे।